हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर रिवीजन सेशन देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। सो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पेपर का 50% वेटेज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। तो आज के इस सेशन में जो हम एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, ये एक रिविजन सेशन है, तो अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, जो कि है 7 सितंबर 2022। सो याद रखिएगा, 7 सितंबर 2022 के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी आज से आपके पास 5 डेज ही रिमेनिंग है। सो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए जो आपका पेपर 1 होता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो अगर आपके पेपर का 50% वेटेज होता है, उस पर हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 1500 प्लस 1 डे रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस पीडीएफ में 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, जो सारे सेंट्रल एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, वो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने ये पीडीएफ डिज़ाइन कर रखी है। उसी के साथ साथ 10 रिविजन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रोडक्ट है और रिवीजन पैकेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। 100% गारंटी है इस कोर्स पर कि हमारे कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में 50% से आपको 45 to 47% क्वेश्चन हमारे इसी रिवीजन पैकेज से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस रिवीजन पैकेज को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है। और ये जो आपका रिवीजन पैकेज है, काफ़ी कम फी में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओनली 599 रुपीज़ में आपको ये रिवीजन पैकेज मिलता है, जिससे कि आप इजीली इस रिवीजन पैकेज को लास्ट मोमेंट में परचेज कर आपकी प्रिपरेशंस को कर सकते हो। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको ये रिवीजन पैकेज परचेज करना है। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। एंड आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को भी आप जाकर देखिए, उस वीडियो को भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप इजीली आपके एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट्स जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की आपकी कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। सो याद रखिएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रेशो। आपकी रेशो जो होती है, रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। अब आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, उसके 4 टाइप्स होते हैं। आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर। So N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। इस तरीके से आपको इस शॉर्ट फॉर्म से आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स याद रखनी है। तो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उनको उसके फीचर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उसको कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आप सेम नॉमिनल की तरह करते हो, और एज वेल एज आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, आप रैंक देते हो। देन इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो, और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होता है, आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। एंड देन याद रखिएगा, इंटरवल में आपका जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है। आपका जीरो जो होता है आर्बिट्री होता है, इंटरवल में आपके जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरीके से रेशो, रेशो में आपके इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपका रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। इसीलिए हम रेशो को कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ये हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है। जिस तरीके से जीरो का मीनिंग होता है, मतलब जैसे रेशो में अगर हम देखेंगे कि किसी की एज 0 है, मतलब वो पर्सन, वो इंसान उस दिन पैदा हुआ था, उसकी उस दिन बर्थ हुई है। ओके, तो रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी तरीके से इंटरवल में आपके जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होता है, आपका जीरो आर्बिट्री होता है। तो ये सारे होते हैं आपके 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट के सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो रेशो में होता है, इसीलिए रेशो को हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशो। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर
ये टर्म यूज में आया है। इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते। सो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर, आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is the major purpose of descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेजर पर्पस क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, जो पर्टिकुलर कोई फेनोमेना है, अगर वो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है, उसी फेनोमेना को, अगर उस फेनोमेना पर आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, उसी को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो आपकी रिसर्च में। सो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस, मेन एम होता है कि आपके जो करंट अफेयर्स है, मतलब जो प्रेजेंट में जो आपका फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट इज एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में जो फिनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करके आप उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग है, तो आपकी याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादातर मार्केटिंग में यूज होती है। जैसे मार्केटिंग में आपका जो शेयर है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसी कंपनी का प्रॉफिट आज गेन हुआ है, तो उसी को ऑब्जर्व करके आपने क्या किया, उस फेनोमेना को डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस यही होता है, जो प्रेजेंट में जो फेनोमेना अकर हो रहा है, जो प्रेजेंट में जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एनालिसिस ऑफ फैक्ट। फैक्ट को एनालाइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते, लेकिन हमें इसके मेन पर्पस, मेजर पर्पस पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन से इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यस, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर आती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च भी नंबर्स से और मेजरमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आप मेजर करते हो चीजों को, लेकिन मेन पर्पस किसी की कोई क्वांटिटी को मेजर करना नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पस होता है किसी करंट अफेयर्स को आप डिस्क्राइब करते हो।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट रिलाइज ऑन एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन अलोन। सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी चीजों को ऑब्जर्व कर कर आप उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो मेन पर्पस आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है, जो भी आपके करंट अफेयर्स है, जो भी आपके प्रेजेंट में फेनोमेना अकर हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ रिसर्च इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ गेसेस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा रिजल्ट आ सकते हैं, सो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सो उससे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी स्टेटमेंट जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई डिसीज है, जैसे लंग डिसीज है, लंग डिसीज के अगेंस्ट मैंने कोई ड्रग फॉर्म किया। ओके, मैं क्या कर रही हूँ? लंग डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे सकती हूँ अपने अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस के बेसिस पर कि XYZ अगर कोई ड्रग है, अगर आप वो लेते हो तो हो सकता है आपकी जो लंग डिसीज है वो क्योर हो सकती है। मैंने यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा है कि हो सकता है कि अगर आप XYZ कोई ड्रग ले रहे हो तो हो सकता है आपके जो लंग डिसीज है वो क्योर हो। सो ये होता है प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन हम सिर्फ और सिर्फ, और रिसर्च प्रिडिक्शन और अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं, ताकि उनकी जो रिसर्च के आउटकम्स है उनको वो कुछ गेस कर सके, उस पर कोई प्रिडिक्ट कर सके। सो वो रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए आपको गिवन है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है? जिसमें रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि उनके रिसर्च में किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो इंटरव्यू लेंगे, किस तरीके से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, किस पॉपुलेशन से वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। सो रिसर्च डिजाइन में रिसर्चर कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? अगेन रिसर्च क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मेरा क्वेश्चन था, मैं जैसे मेरा यहाँ पर मेरा एम था कि मैं लंग्स डिसीज के अगेंस्ट ड्रग को फॉर्म करूं। सो रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा मेरा इस केस में कि XYZ जो ड्रग है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन XYZ ड्रग्स एंड लंग डिसीज। ये ड्रग और लंग डिसीज के बीच में जो रिलेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ड्रग लेने से लंग डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं। सो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा। रिसर्च क्वेश्चन में मैं कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एम क्या है रिसर्च का, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में भी अगेन आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते हो। सो यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, research hypothesis. Next, in which of the following non-random sampling techniques does a researcher ask participants to identify other potential research participants? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि तुम खुद जाओ और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और पार्टिसिपेंट्स को पार्ट करने के लिए कहो इस रिसर्च स्टडी में। सो वो होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये रिसर्चर है, ये आपका रिसर्चर है। अब रिसर्चर को कोई 2 पर्सन पता थे, इन 2 पर्सन को रिसर्चर ने चूज कर लिया क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर किस टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं। अब ड्रग लेना ये एक क्राइम है, सो जाहिर सी बात है लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो रिसर्चर को कोई 1-2 लोग मिल गया। देन इन 2 लोगों से रिसर्चर ने कहा कि तुम और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ और ऐसे पर्सन्स को कलेक्ट कर लाओ जो ड्रग कंज्यूम करते हो, जो ड्रग लेते हो। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे और लोगों को कलेक्ट कर लाएंगे और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे क्योंकि जो ड्रग लेते हैं। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि
और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाओ जो हमारे जो रिसर्च है उस स्टडी में और रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स कर सके। सो इस तरीके से आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को रिसर्चर कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाओ। सो ये होता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग ये किस तरीके से, हम इसे स्नोबॉल क्यों कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई हाई पॉइंट से अगर आप स्नो का जो बॉल होता है अगर आप उसको हाई पॉइंट से फेंकते हो तो ये जो स्नो का बॉल होता है अपने साथ और स्नो कनेक्ट कर लाता है और ये एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। इसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं, देन यही लोग और लोगों को कलेक्ट कर लाते हैं तो ये एक बड़ा सर्कल बन जाता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में पहले बहुत कम होते हैं, फिर इसी तरीके से स्नो जब हाई पॉइंट से नीचे उतरता है, नीचे आता है, सो वो स्नो और अपने साथ और स्नो को कलेक्ट कर लाता है। इसी तरीके से इसीलिए इस सैम्पलिंग का नाम हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ही कहते हैं कि खुद वो और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाए। तो यहाँ पर मेजर रोल पार्टिसिपेंट्स का होता है क्योंकि वो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर लाते हैं। सो उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। बाकी कन्वीनियंस, पर्पसिव और कोटा सैम्पलिंग में मेजर रोल आपका रिसर्चर का होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्लेजरिज्म। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेंट इन द ऑथर्स वर्क। आपने क्या करा, एक चार्ट था, अपने किसी ऑथर का वर्क था, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, फिर से एज इट इज आपने, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है फिर से आपने वही प्रेजेंट कर दिया, सो फिर से आपने वही बता दिया। सो ये आपका, ये तो प्लेजरिज्म होता है। सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर। आप किसी ऑथर ने कोई कंटेंट लिखा है, आप उसी कंटेंट को एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख रहे हो, सो ये भी आपका प्लेजरिज्म होगा, मतलब आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, सो इसे भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। सो यस, इसे हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। सो ऑप्शन सी हमें क्या बता रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो, जैसे ह्यूमंस हैव 2 आईज, ओके, मतलब हम लोगों के पास, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स के पास 2 आईज होती है। सो ये एक कॉमन नॉलेज है, ये किसी को भी पता है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो इसको हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव, ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह सकते। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो नॉलेज है, ये कॉमन है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं, सो इसे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। सो किसी ऑथर का वर्क अगर आप ले रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो, तो उससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a positively skewed distribution has median of 50, which of the following statement is true? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपकी मीडियन की वैल्यू 50 है, देन उस केस में आपका जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा या फिर ट्रू होगा। सब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है आपको इस फिगर के थ्रू देखना है। सो इस फिगर में हमारा मेन फोकस पॉजिटिव स्क्यू पर होगा। पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपकी जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है और आपका जो ज्यादातर डेटा है आपका इस रीजन में लाई करता है, मतलब राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम आपकी मोड की वैल्यू होती है, देन उससे ज्यादा आपकी मीडियन की वैल्यू होगी, एंड देन उससे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब मीडियन, हमें इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है विच इज 50, मीडियन की वैल्यू 50 गिवन है। सो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें जो गिवन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50, यस, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, तो हो सकता है, होगा ही, क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है। सो मीडियन की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा मीन की होगी। सो मीन इज ग्रेटर देन 50, यस,
मीन आपका जो है क्या हो सकता है, 50 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन रिमेनिंग ऑप्शन भी देखते हैं। मीन इज लेस देन 50, नो, मीन ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, मोड इज ग्रेटर देन 50, मोड ग्रेटर नहीं होगा, मोड लेस होगा, बिकॉज पहले मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव स्क्यू में, इसलिए मोड की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, आपकी मोड की वैल्यू लेस देन 50 होगी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, मीन एंड मोड बोथ आर ग्रेटर देन 50, यस, मीन तो आपका जो है ये ग्रेटर देन 50 होगा, लेकिन मोड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50 फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, गुड रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक अच्छी रिसर्च क्या होगी। सो याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर रिसर्च की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखिएगा एक गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के लिए आपको ये 3 वर्ड्स कभी नहीं भूलना है, विच इज फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, second is scientific, third is objective. ओके, तो आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टमैटिक क्या होता है कि आपको आपके रिसर्च में कोई स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करना है, आप किसी भी जिगजैग मैनर में नहीं चल सकते हो। आपकी जो रिसर्च है उसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में रिसर्च परफॉर्म करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, लॉजिक होने चाहिए आपके स्टेप्स में, इसीलिए हम कहते हैं गुड रिसर्च इज लॉजिकल और सिस्टमैटिक। लॉजिक किस तरीके से होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो लैब में, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से आप रिएक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो आपको स्ट्रॉन्ग ही लेना है, मतलब एक लॉजिक है। आप अगर स्ट्रॉन्ग से वीक को रिएक्ट करोगे तो ये लॉजिक के अनलॉजिकल हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं होगा। सो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक फॉलो करना है, आपके जो स्टेप्स है आपको सिस्टमैटिक वे में आपकी रिसर्च फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसमें आपके जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हो, जो आप साइंटिफिक मैनर में यूज कर, उसका लॉजिक होना चाहिए। साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक प्रिंसिपल का आपको यूज करना चाहिए आपके रिसर्च में, इसीलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि वो आपकी रिसर्च लॉजिक होंगे, लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए आपके। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको आपके रिसर्च में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ड्रग्स पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो उस ड्रग का मुझे रिजल्ट आ रहा है कि 90% पर्सन जो है, 90% पीपल जो है वो पर्टिकुलर कोई ड्रग लिया उन्होंने और वो क्योर है, लेकिन 10% जो पर्सन थे, 10% जो पीपल थे वो ड्रग लेने से क्योर नहीं हुए। तो मुझे अपने रिसर्च में इस जो रिजल्ट आ रहा है ये 10% वाला उसे भी मेंशन करना चाहिए, ना कि सिर्फ 90% वाले को। सो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके रिसर्च में आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए, अपने जजमेंट और अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट को आगे रखकर आपको रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स आपके नहीं बताना चाहिए। ओके, जो रिजल्ट आ रहा है उसको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। जो भी आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो सिस्टमैटिक मैनर में आपको करना है, साइंटिफिक मैनर में आपको करना है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके रिसर्च का, और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसीलिए एक अच्छी रिसर्च को हम कहते हैं कि वो लॉजिकल होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉजिकल। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है। सो याद रखिएगा रिसर्च में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी रिसर्च में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम पहले सिलेक्ट करोगे, जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च किस चीज पर होती है, प्रॉब्लम पर ही रिसर्च होती है। जैसे किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई ड्रग के अगेंस्ट, कोई डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हो, वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप आपकी प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लो कि किस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो। सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आपके लेटर स्टेप्स में आता है। समराइजिंग डेटा, ये भी आपके लेटर स्टेप्स में आता है। देन उसके बाद आप डेटा एडिट करते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हो। सो ये तीनों भी आपके लेटर स्टेप्स में आ जाएंगे रिसर्च प्रोसेस के, लेकिन रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज इन द, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ज्यादातर वैल्यूज किस रीजन में लाई करती है, कि लेफ्ट टेल में लाई करती है, राइट टेल में, मिडल में, या फिर कहीं भी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एग्जाम में आपको इस डायग्राम का अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक पे आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये डायग्राम प्रॉपरली याद करके अच्छी तरीके से याद कर जाना है। सो पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी डायग्राम में। सो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है और नेगेटिव में राइट साइड पर। पॉजिटिव स्क्यू में जैसे मैंने आपसे कहा था, मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, देन मीडियन एंड देन मीन। उसी तरीके से नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है आपकी मीन, देन मीडियन एंड देन लास्ट इज मोड। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका जो पॉजिटिव स्क्यू है उसमें आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करती है, सो राइट टेल में। सो टेल क्या होता है, आपकी ये जो एंड पर लाई कर रही है, एंड पर जो लाई कर रही है उसे हम टेल कहते हैं। तो टेल आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है, मतलब राइट साइड में जो आपका ज्यादातर डेटा, ज्यादातर वैल्यूज आपकी राइट साइड में लाई कर रही है, इसीलिए तो आपका जो मीन है ये इस रीजन में लाई कर रहा है। मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू आपका इस रीजन में लाई कर रहा है। क्यों इस रीजन में आपका मीन लाई कर रहा है, बिकॉज इस रीजन में आपका ज्यादातर डेटा इस रीजन में, आपका एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी इस रीजन में है। सो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो राइट टेल पर प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ये लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट टेल पर होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो मीन है ये लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि ज्यादातर आपका डेटा इस रीजन में है, इसीलिए मीन की मतलब एवरेज वैल्यू ज्यादातर इस रीजन में ही लाई कर रही है, इसलिए आपका मीन इस रीजन में फॉल कर रहा है। ओके, सो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करेगी, राइट टेल। राइट टेल पर आपकी ज्यादातर वैल्यूज राइट टेल पर पॉजिटिव स्क्यू में लाई करेगी और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट टेल पर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। पॉजिटिव स्क्यू में आपकी राइट टेल पर ज्यादातर वैल्यूज लाई करेगी। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.